जी, एक और प्रश्न है और ये कि पीएसयूज़ में हमने भारी भरकम तेज़ी देखी और उसके बाद बहुत ही तगड़ी करेक्शन भी देखी। 30 से 50-60% तक शेयर टूट गए। हाल-फिलहाल हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, फिर से स्ट्रेंथ आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये तेज़ी टिकेगी और वैल्यूएशंस के लिहाज से आपको कहाँ पर अभी भी आकर्षक मौके दिख रहे हैं पीएसयू बास्केट में? में काफी वैल्यू है। देखिए, मैं तो पहले भी बोल रहा था, करेक्शन के दौरान भी बोल रहा था कि पीएसयू में बहुत वैल्यू। और अगर गवर्नमेंट की जितनी भी स्पेंडिंग होनी है, 11 लाख करोड़ की जो स्पेंडिंग होनी है गवर्नमेंट की, वो पीएसयू के थ्रू ही होंगी। और दीपम की जो नई गाइडलाइंस आई है डिविडेंड पे आउट वगैरह, वो शेयर होल्डर फ्रेंडली गाइडलाइंस है। और वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं, तो पीएसयू बैंक्स में भी वैल्यू है। आपकी जितनी बड़ी पीएसयू पावर सेक्टर की है उसमें भी वैल्यू है, लॉजिस्टिक सेक्टर उसमें भी वैल्यू है, ओएमसी उसमें भी वैल्यू है। तो ये क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लेज है। और आप सिर्फ एक डिफेंस को छोड़ दीजिए, रेलवेज को छोड़ दीजिए, जहां पर वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, बट अदरवाइज पीएसयू एज अ होल में मेरे हिसाब से तो काफी वैल्यू। पावर फाइनेंस कंपनीज ले लीजिए आप, पावर ट्रांसमिशन ले लीजिए, जनरेशन ले लीजिए, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, काफी वैल्यू है मेरे हिसाब से। और गवर्नमेंट की अगर स्पेंडिंग होगी सब पीएसयू के थ्रू ही। इसीलिए आप देखिए कि पीएसयू जब गिरने बंद हो गए और एक तरफ से वापस आउट परफॉर्म करने शुरू होंगे, अभी भी वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है मार्केट। एक चीज़ आप भी जानते हैं, जब भी डोनाल्ड ट्रंप बतौर प्रेसिडेंट रहते हैं यूएस के, तो सबकी नज़र उनके कामकाज के तरीके पर रहती है और वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ट्विटर या फिर आजकल एक्स के ज़रिए ही शेयर करेंगे। अभी कल परसों उन्होंने ब्रिक देशों को फिर से कहा है कि देखिए डॉलर वगैरह को आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए, अपनी करेंसी के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। मेरे को लग रहा है कि जब तक वो पूरी तरह से शपथ नहीं ले लेते, कम से कम 1 डेढ़ क्वार्टर का काम नहीं देख पा रहे थे, ये समझना और एक क्यास लगाना भी बड़ा मुश्किल है वो किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट में है। ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है ना, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इंडिया के शायद वो फेवर में रहें। तो क्या हमको ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े इस तरह के एक्सीडेंट्स या इस तरह की या एकदम से कोई खबर आने के लिए प्रिपेयर रहना होगा अपने माइंडसेट के साथ? 100% वो जो बोल रहे हैं उनको नजरअंदाज करना घातक रहेगा, क्योंकि वो यही बोल रहे हैं कि हम इंडिया अमेरिका को ग्रेट करेंगे। और जितनी प्रोडक्शन बाहर गई हुई है अमेरिका की उसको वापस लेके आएंगे और टैरिफ बढ़ाएंगे। सो बेसिकली अगर टैरिफ बढ़ती है और रिटेलिएटरी टैरिफ होती है, तो एक ट्रेड वॉर का सिनेरियो होता है जिससे पूरी ग्लोबल जीडीपी में स्लो डाउन आएगा। बट क्या ये सिर्फ कहना है और नहीं करना है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो एटलीस्ट 50 से ज्यादा परसेंट तो प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा ही। और इसमें सबसे वल्नरेबल आपकी इमर्जिंग मार्केट्स है, क्योंकि सारा दुनिया का पैसा जो इमर्जिंग मार्केट्स में आज की डेट में वो वापस यूएस की तरफ जा रहा है। आप देखिए कि एफआईएस की बिकवाली पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में हो रही है। और पैसा वापस यूएस की तरफ बढ़ रहा है। तो चूंकि यूएस की बैलेंस शीट बहुत अच्छी नहीं है, बट वो सेफ हेवन है, एक सेफ हेवन करेंसी है। जब भी कोई भी क्राइसिस आता है वर्ल्ड में तो सब कोई यूएस डॉलर की तरफ भागते हैं। और यूएस डॉलर इंडेक्स जो इतना स्ट्रांग हो रखा है, वो आने वाले दिनों में जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होंगे उससे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इमर्जिंग मार्केट्स उतना ही वल्नरेबल रहेगा। तो जो वो कह रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव नहीं है, पूरे इमर्जिंग मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव। कितना टैरिफ किस कंट्री के अगेंस्ट में होता है वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा, बट डायरेक्शनली इट इज नॉट वेरी गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट।